हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटेड डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2025 में एमपी टेट वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा होना तय हुआ है और हो सकता है कि सही समय पर आपकी परीक्षाएं हों। और इसके लिए आपको अपनी जो तैयारी है उसको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आएगा अगर आप तब से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके लिए तैयारी करने के लिए समय बहुत कम बचेगा। और अगर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये तैयारी न केवल आपकी पात्रता परीक्षा बल्कि चयन परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। आपकी परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है, तो संभवतः आपके अक्टूबर में या सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर आप 2 महीनों में देखें तो जितना बड़ा सिलेबस आपका है और आपने अगर पूर्व में तैयारी नहीं की है तो बहुत ही मुश्किल है कि आप पात्रता परीक्षा को क्रैक कर पाए। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए और एक बार पीवाईक्यूज देख लीजिए। आप अगर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एमपी टेट वर्ग एक नाम की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वहां जाकर एक बार क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है खंड आ और एक है खंड बा। खंड आ में मैक्सिमम आप देखते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है, व्याकरण। खंड आ में आपको व्याकरण दिखाई देता है। और जो खंड ब है इसमें आपको हिंदी का जो साहित्य है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। और जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर पात्रता परीक्षा का देखा है 2023 का, तो 2023 का जो पेपर है वो काफी एडवांस लेवल पे है। यानी कि अगर आपने सिर्फ सोच रहे कि आप एमए बेस पर उसको क्रैक कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार आप पेपर जाकर जरूर देखिए। ये 2023 का सिलेबस है। अब हम देखते हैं, कुल 100 प्रश्न आने हैं पात्रता परीक्षा में। 100 प्रश्न आने हैं और इन 100 प्रश्नों में से आपको करीब करीब 80 प्लस लाना जरूरी है। तो हम देख रहे थे कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, मानक हिंदी। इसके अंतर्गत आपका आता वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक। दिखने में बहुत छोटे टॉपिक्स दिख रहे हैं लेकिन अपने आप में वर्ण है। एक दिन मैंने अपने इसी चैनल पर एक पोस्ट डाली थी और पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और ऑप्शंस दिए थे वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। तो सब बच्चों ने उसमें शब्द पर टिक किया था, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक। और कोशिश करेंगे कि वर्णमाला और मानक लिपि को भी आज ही हम अपने इसी वीडियो में कंप्लीट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी में ये 4 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। पहला है ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले ध्वनि, तो ध्वनि से आप क्या समझेंगे कि ध्वनि का अर्थ है वह आवाज। क्या है? वह आवाज जो हम बोलते समय निकालते हैं। क्या करते हैं हम? जो बोलते समय हम जिसको निकालते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ध्वनि। जैसे आप कोई भी शब्द का उच्चारण कीजिए, म, न, ट, कुछ भी उच्चारण कीजिए, अगर आपको बोलते समय जो ध्वनि आ रही है वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी आपकी ध्वनि कहेंगे। उस शब्द को निकालने में जो ध्वनि या जो आवाज आएगी वो हमारी ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अभी मैंने वर्ण बोला था, अगर वर्ण ऑप्शन में ना हो, ध्वनि हो, तो आपका ध्वनि होगा, नहीं तो वर्ण ही होगा। हिंदी की ध्वनि को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, या वर्गों में बांटा गया है। एक होती है स्वर ध्वनियां और एक होती है व्यंजन ध्वनियां, जिनको हम वोवल और कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको ध्वनि के बारे में बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है यह भाषा की। अगला हम देखते हैं वर्ण। वर्ण को आप लेटर के रूप में भी समझ सकते हैं, अल्फाबेट के रूप में भी समझ सकते हैं और फोनोमी के रूप में भी यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है? वह ध्वनि है जो सुनाई भी देती है और लिखी भी जाती है।
पहले हमने ध्वनि के बारे में क्या पढ़ा था? जो आवाज हमें सुनाई देती है, जो आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ध्वनि। लेकिन वर्ण क्या होता है? ये सुना भी जाता है, इसकी ध्वनि भी सुनाई देती है और इसको हम लिखते भी हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वॉवल और कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर और व्यंजन। आगे देखते हैं हम। अब क्या है, पहले हम स्वर देखेंगे। तो स्वर में क्या होता है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर होने यानी कि इनसे आगे फिर कुछ नहीं होता है, यहीं से शुरुआत होती है स्वर की, तो ये मूल स्वर कहलाते हैं। और ये क्या है? ये हर्ष यानी कि छोटे हैं, हर्ष यानी छोटा होता है। तो ये हर्ष स्वर है क्योंकि इनके उच्चारणों में दीर्घ स्वरों से क्या होता है? कम समय लगता है। तो एक प्रश्न आपका सर ये बन सकता है कि मूल स्वर क्या है? वर्ण वर्ण के अंतर्गत मूल स्वर क्या है? तो ये 3 है और इनको हर्ष स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण र धन ई के उच्चारण के रूप में ये क्या होता है? प्रयुक्त होता है। कैसे प्रयुक्त होता है? र में छोटी ई की मात्रा जब लगती है तब इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये है ऋषि, जो री ऋषि का लगता है उस पर कैसे प्रयोग होता है, वो ये यहां पर दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि स्वर के भेद क्या है। अभी हमने एक हर्ष स्वर पढ़ा। हर्ष स्वर के अलावा दीर्घ स्वर होता है, दो होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको यहाँ र दिख रहा है, ये र है, क्या है? र धन आ है। अगर ऐसा र लिखा है तो इसका मतलब होता है र धन आ। लेकिन अगर इसके नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं तो ये होता है जिसमें अ का उच्चारण ना हो। तो जो ऋषि बनता है वो र के नीचे जो हलंत लगता है और धन ई उससे बनता है। ठीक है, किससे बनता है? रा के नीचे जो हलंत लगती है उससे हमारा ऋषि बनता है। अब स्वर के दो भेद हो गए, हर्ष और दीर्घ। हर्षों का मैंने बता दिया, अ ई उ और ऋषि, ये 4। और दीर्घ में क्यों आते हैं? 1 2 3 4। अच्छा, इसको दीर्घ क्यों कहते हैं और ये मूल क्यों है? क्योंकि देखिए, अ धन आ हुआ, सॉरी सिंगल आ, क्या हुआ? बड़ा आ। ठीक है, आ धन ई हो गई आ धन ई, नहीं, ई धन ई हो गया आपका बड़ी ई। ऊ धन ऊ हो गया आपका बड़ा ऊ। ठीक है, और आ धन ई मिलके हो गए ए। इसलिए इनके मुंह इनसे ये शब्द बन रहे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम मूल स्वर बोलते हैं। और ऐसे ही ओ का उच्चारण, औ का उच्चारण, ऐ के, ये सब इसी से मिलाकर हम बनाते हैं इन सबको। अंग्रेजी के जो अ है, ये जो अर्ध चंद्र बिंदु लगी है, तो अंग्रेजी के जो अ स्वर का प्रयोग भी हिंदी में अब होने लगा है, पर इसको मात्राओं में गिना नहीं जाता, वर्णमाला में इसको गिना नहीं जाता। अब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, अभी हमने स्वर देखा, अब व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। कैसे? कि व्यंजन में तो आता है हमारा क, ख, ग, ऐसे आता है। लेकिन जब इसमें स्वर की सहायता से यानी कि अ लग जाता है तब हम इसको पढ़ते हैं ग। ठीक है, ख में आ लगेगा तब हम इसको पढ़ेंगे ख। क में आ लगेगा तो हम इसको पढ़ेंगे क। जिनके उच्चारण में मुख में रुकावट आती है, वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। इसका मतलब क्या है? मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से ऐसे होते हैं व्यंजन, क, ख, ग, घ, ऐसे होते हैं। तो ये बोल रहा, मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव यानी कि उच्चारण स्थान से बाधित होती है, और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चरित होती है। जैसे अगर हमको बोलना है प, ठीक है, प, तो पा का उच्चारण करने से हमको पहले ये जो मूल व्यंजन है प हलंत वाला, इसको लेना पड़ेगा, धन आ उसकी सहायता से ही उच्चरित
होगा। ये हो गया आपका व्यंजन। आगे देखते हैं हलंत। ठीक है, व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। यहाँ जो हलंत लग रहा है इसका मतलब क्या है कि यह व्यंजन के स्वर रहित होने का व्यंजन ये अर्थ है। और ये हमारे सहायता में भी कैसे आता है, जैसे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ लिखना है पट्टा, ठीक है, और विद्या, विद्या, ठीक है, ये हो गया पट्टा विद्या, ठीक है। और और भी हम हलंत लगा के ये शब्द बना सकते हैं, मतलब ये जो है इसमें अ की मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो स्वर रहित व्यंजन के साथ हलन, ये चिन्ह जो लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्यंजन क्या है ये दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मूल रूप से ये ऐसा दिखाई देता है। अब अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये क्या है, ये हैं जो स्वर युक्त व्यंजन है उनका वर्गीकरण है। यहाँ आपको उच्चारण स्थान दिखाया जाएगा कि किन किन जगहों से किन किन वर्गों का व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है और उन ध्वनियों को क्या क्या कहते हैं। तो पहले देखिए वर्ग, ये पिछली बार भी आप एग्जाम पेपर देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो पहले आप वर्ग समझिए, वर्ग क्या होता है। ये हुआ आपका वर्ग। वर्ग क्या होता है, जब हम 12 वर्णमाला देखते हैं तो वर्णमाला में हमें क्या दिखाई देता है, क से लेके शुरू होता है और ज्ञ तक खत्म होता है। तो इनको कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। इसमें से आप इसको अभी इनमें शामिल मत कीजिएगा, ठीक है, इनको ये स्वरों के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं, अभी मैं वर्ग बता रही हूं, फिर जब ये ध्वनियां बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। देखिए क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग क्या होता है, जब क ख ग घ और इंग ये किस में आते हैं, आपके क वर्ग में आते हैं। च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ इया, ये आपके आते च वर्ग में। ट ठ ड ढ ड़ ये किस में आते हैं, आपके ट वर्ग में। यानी कि जो 5 वर्ण होते हैं, क के 5 वर्ण, च छ ज झ इया इनके 5 वर्ण, ट त और प इनके जो 5 वर्ण होते हैं ये कहलाते हैं वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब यहाँ पर जो आपको ये अ आ और ये विसर्ग ये सब दिया गया, उच्चारण स्थान के लिए यहाँ पर दिया गया एक टेबल में उच्चारण स्थान के लिए दिया गया है कि जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। उसी तरह से अ आ और ह इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है इसका उदाहरण। चूंकि ये स्वर और व्यंजन मिक्स है, ये जो टेबल है स्वर और व्यंजन मिक्स है, ये आपको नेट के पेपर में हो, चाहे एमपी टेट के पेपर में हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हर पेपर में ये टेबल में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है कि ए जो अय है उसका उच्चारण स्थल क्या है या उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा, ये टेबल पूरी आपको याद करनी पड़ेगी। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसके साथ साथ ही छोटा आ और बड़ा आ और विसर्ग वाला जो ह है इसका उच्चारण क्या स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। अभी मैं आपको बताऊंगी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ क्या होता है। फिर ई और य और श इनका स्थान क्या है, तालु है। फिर ऐसे ही ट ठ ड ढ ण इसके साथ ही आप एक जोड़ लीजिए, ये जो पेड़ पेड़ में जो आप ड़ लगाते हैं, और मूढ़, मूढ़ में या बढ़ा में लगाते हैं, ये वाला जो ड़ है और इसका स्थान क्या है, मूर्धा है। इसी तरह से त वर्ग का और ल और स का जो दंत्य है, प वर्ग। अब ये आप इतना कंठ तो समझ रहे होंगे, लेकिन तालु और मूर्धा समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। ये टेबल आपने देख ली, आपको ये टेबल को याद करनी है। ये है हमारा, ये है हमारा जो मुख विवर है, ये है हमारा मुख विवर। क्या है हमारा मुख विवर। अब इसमें जो ये जो स्थान है, काकल्य भी इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, कंठ। क्या कहलाता है, कंठ। और ये दांत के आपके जो दांत का ऊपरी हिस्सा है
ऊपरी हिस्सा दांत में जहां आप च बोलते होंगे और आपकी जो जीभ है वो जहां टच कर रही है, च बोलिए, और आपको हल्का सा वहां पर एक खुरदुरापन महसूस होगा, वो आपका कहलाता है यहाँ पर तालु। क्या कहलाता है? तालु। ठीक है। अब आप अपनी जीभ से बोलिए, जीभ की सहायता से जब आप बोलेंगे ट, तो आपकी जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा सा पीछे जाता है, यहां जाता है, इस साइड। इसको हम बोलते हैं मूर्धा, या ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है। तो कंठ समझिए, क जब आप क बोलेंगे, देखें ना, आवाज आपकी यहां से निकलेगी, यहां से आपकी आवाज निकलती है। ऐसे चा बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो यहाँ पर यहाँ टच होगी। ऐसे ही जब आप ट वर्ग में बोलेंगे तो वो आपको, जब अपनी जीभ पीछे पीछे जाएगी आपकी, और जिस हिस्से में टकराएगी वही मूर्धा कहलाता है। कंठ, तालु, दंत। दंत आप समझ जाएंगे, जब आप बोलेंगे ता बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो दांतों से टकराएगी, इसलिए इसको दंत दंत दंत्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब आपका क्या बचा? दंत ओष्ठ। ठीक है। जब आप ओष्ठ की सहायता से कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ वर्ण बोलते हैं, जैसे प, अगर आपके होंठ ना रहे या होंठ टच ना हो तो आप प वर्ग नहीं बोल सकते। प, फ, ब, उसमें आपको ओष्ठ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये वर्ग क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ग कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है। अब है नासिक्य व्यंजन। क्या होते हैं नासिक्य व्यंजन? ये जो अभी हमने क वर्ग च वर्ग पढ़ा था, तो इनके जो लास्ट में जो शब्द थे, इनके जो लास्ट में जो शब्द थे वो शब्द कहलाते हैं पंचमाक्षर। क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर। त थ द ध न और प फ ब भ म, ये सब क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं पंचमाक्षर। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। नासिक्य व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है और क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के साथ उनके स्पर्श से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम नासिक्य व्यंजन। इसलिए आपको ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं और ये नासिक्य व्यंजन भी कहलाते हैं। अब आगे देखिए, जो अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था टेबल में, इनका उच्चारण स्थान पढ़ा था य, श। ठीक है। अब आप देखिए इन व्यंजनों को कहा क्या जाता है? इन व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन? जिन व्यंजनों को बोलने में हमें मुख विवर को ज्यादा खोलना नहीं पड़ता और अन्य जो मुख विवर के हमारे जो टूल्स हैं उनका हमको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब बोलिए आप य, र, ल, व। देखिए बिल्कुल बोलने में हमें ना दांतों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा, ना मूर्धा का, ना दंत का, तो ये कहलाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख विवर से ऊष्मा यानी कि गर्म हवा आती है ना। आप बोलिए श, हवा बाहर जाएगी, श, ह। ठीक है। स, ह, बाहर जा रही, प्रेस हो रही, हवा बाहर जा रही है, तो ये कहलाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं, हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, ठीक है, और दांतों से घर्षण करती है। आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब होता है मिलाना। ठीक है। जब दो शब्दों को, सॉरी, दो वर्णों को मिलाकर जब एक नया वर्ण बनता है तो वो कहलाता संयुक्त अक्षर। ये आपके एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ये आपके सभी बड़े एग्जाम्स में इसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। तो संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। जो पहली बात तो इसमें जो भी व्यंजन लगेगा वो हलंत वाला होगा। क्या होगा?
जैसे का लगेगा तो हलंत वाला होगा, त लगेगा तो हलंत वाला होगा, श लगेगा तो हलंत वाला होगा। ये आप बिल्कुल आईएमपी है, याद कर लीजिए, बिना हलंत के नहीं होगा। अगर आपसे श्र का पूछता है कि बताइए श्र जो शब्द है वो किसके संयोग से बना है, और अगर आपने ऑप्शन में ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, इसको टिक कर दिया आपने, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जब तक श के नीचे हलंत नहीं लगी रहेगी ये उत्तर आपका सही नहीं हो सकता। तो जो क्षत्रिय वाले शाह है वो क, और षटकोण वाले शाह, ठीक है, षटकोण के शाह और अ के संयोग से बनता है। इसी तरह से त्र, त और रा के संयोग से बनता है। ज्या बनता है ज, या के संयोग से, और श बनता है श, र और अ, यानी कि ऐसे इनके संयोग से बनता है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा वर्ण, ध्वनि, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। अब हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार क्या होता है? ये होता है जैसे आपका एक बिंदु होता है, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है आपका बिंदु, जो पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा बिंदु होता है, जैसे कोई भी शब्द हो आपका एक्स वाई से, जैसे क शब्द हो और क के ऊपर अगर हम ये बिंदु लगा देते हैं तो ये कहलाता है हमारा अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिक के होता है, मतलब इसका उच्चारण क्या होता है? नाक से किया जाता है, जैसे चंपा, गंगा, ठीक है, डंडा, अंगूर, अंगूर इत्यादि। और अनुस्वार अनुनासिक क्या होता है? जब किसी भी वर्ण में क्या लगाया जाता है? ये चंद्र बिंदु जैसा चिन्ह लगाया जाता है, तो ये कहलाता है हमारा अनुनासिक या चंद्र बिंदु। और इसका उपयोग मुख्य रूप से स्वर पे, और ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसका जो मुख्य रूप से उपयोग है वो स्वर पे नहीं, मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होता है वो आप देखेंगे कि जो तद्भव होते हैं, तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तद्भव, कभी भी आप इसको तत्सम शब्दों में नहीं देखेंगे। इसको आप कभी भी जो तत्सम शब्द है उनमें नहीं देखेंगे। आप किस में देखेंगे? जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें आप इसको देखेंगे। जैसे कि चांद, यहां लिखा हुआ है, यहां, वहां, आंख, मां, ठीक है, गांव, जितने भी शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपके होंगे तद्भव। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो हमारे टॉपिक्स क्या हो गए? अभी अभी हमारी ध्वनि हो गई, ध्वनि हो गई हमारी, हमारा वर्ण हो गया, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, और संयुक्ताक्षर हो गए। फिर अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक। अब हम देखते हैं जो मानक लिपि है वो हम देखते हैं। मानक लिपि क्या होती है? मानक लिपि होती है कि जब हम कोई भी भाषा लिखते हैं, ठीक है, जब हम कोई भाषा लिखते हैं तो उसकी अपनी एक मानी हुई एक एक सिद्धांत होते हैं कि हम उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार वो जो लिपि है या भाषा है उसको लिखेंगे, और उसको जब एक व्यापक पैमाने पे मान्यता मिल जाती है तो वही लिपि क्या कहलाती है? आपकी मानक लिपि, जिसमें अक्षर, चिन्ह और जो मात्राएं होती हैं उनको किस क्रम में किस तरीके से रखा जाएगा, ये इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो इसी तय किए गए रूप या प्रणाली को ही क्या कहते हैं? मानक लिपि कहते हैं। जो हिंदी की मानक लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी यानी कि जो हम क ख ख जिस रूप में लिखते हैं ये है देवनागरी, और जो हम ए बी सी डी लिखते हैं ये होती है हमारी रोमन लिपि। जो देवनागरी है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। जब अभी हम लिपि का विकास पढ़ेंगे तो हम बाएं से दाएं और दाएं से बाएं इनके उदाहरण भी देखेंगे। इसका हर अक्षर एक विशेष ध्वनि रखता है, ये विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब
हमने तो अभी आपको बता दी मानक लिपि, अभी हमने वहां सिर्फ बताई थी कि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के बारे में हम आगे और भी चीजें जानेंगे, पर देवनागरी लिपि से पहले थोड़ा सा हम लिपि का विकास देख ले। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। तो लिपि का जो विकास है उसका जो क्रम है वो 6 प्रकार की लिपियों में प्राप्त होता है। सबसे पहले आती है आपकी चित्र लिपि, फिर उसके बाद आती है आपकी सूत्र लिपि, फिर आती है प्रतीकात्मक लिपि, फिर आती है भाव लिपि, उसके बाद आती है भाव ध्वनि मूलक लिपि और फिर ध्वनि मूलक। ये इनका ऐसा क्रम चलता है और ये क्रम भी कभी-कभी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि और भाव लिपि क्या है? ध्वनि लिपि की प्रमुख लिपियां हैं। ध्वनि लिपि के उदाहरण क्या है? देवनागरी, रोमन, अरबी, जो ध्वनियों को आधार बनाकर लिखी जाती हैं। ध्वनि लिपि के दो भेद होते हैं, एक होते अक्षरात्मक और एक होते वर्णात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है। ठीक है, तो जो हमारे देवनागरी लिपि है वो क्या है? अक्षरात्मक है। ठीक है, और जो रोमन है, रोमन यानी कि एबीसीडी जो लिखी जाती है वो क्या है? वो वर्णात्मक है। तो है तो हमारी भारतीय देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, लेकिन जो रोमन है उसको अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। अब इसका जो साक्ष्य है वो पर्णवर्ण सूत्र में, जो जैनों का ग्रंथ है उसमें, और बौद्धों की जो संस्कृत पुस्तक है उसमें इन लिपियों का नाम हमें देखने मिलता है। भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है वो सिंधु है, और सम्राट अशोक के समय की जो लिपि है उसको ब्राह्मी लिपि बताया गया है। अब हम देखते हैं आगे, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सिंधु और खरोष्ठी लिपि की देवनागरी से संबंध नहीं है, पर ब्राह्मी लिपि से है। ठीक है, तो और जो ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है वो पिपराला के स्तूप और बड़ली गांव में हमको मिलता है। यह लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, यानी कि जैसे हम क ख ग घ लिखते हैं या जो हम हिंदी लिखते हैं वैसे लिखी जाती है। यह भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है जिसे संविधान ने राजलिपि का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान ये यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको दर्जा भी दिया गया है। अब आगे देखिए कि मराठी, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, ये सब जो भाषा है ये सभी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेपाली है वो किस लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि ये लिपि से प्रश्न है। अब आगे देखते हैं जो आपके लिए मेन है, ये आपके साक्ष्य के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ यहाँ साक्ष्य मिला हमको, ब्राह्मी लिपि से उदय हुआ है। आगे हम इसको चार्ट में समझते हैं। कैसे समझेंगे कि सबसे पहले हमारी क्या आई? सबसे पहले आई हमारी ब्राह्मी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, उससे आई फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर उससे कुटिल लिपि निकली। फिर कुटिल लिपि के दो भाग हुए जिसको हम कहते हैं एक नागरी और एक शारदा। इसी नागरी से क्या हुआ? देवनागरी का विकास हुआ, और शारदा से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी का विकास हुआ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, या फिर सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है, या भारत की जो लिपि है देवनागरी उसका उदय ब्राह्मी लिपि से हुआ। क्रम हो सकता है आपको क्रम जमाने आ जाए, ठीक है, क्रम जमाने हो सकता है आपको आ जाए, तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। अब देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता है वो वैज्ञानिकता क्या है? वैज्ञानिकता में कुछ विशेष चीजें हैं कि ये ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी कि हर अक्षर के एक एक ध्वनि से ये मेल खाता है। इसमें शिरोरेखा होती है, ठीक है, जो क्या पूर्णता और अर्थ प्रदान करती है। स्वर प्रथम तथा व्यंजन बाद में आते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन क्रमबद्ध रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कंठ से निकल, जब हमने आपको यहाँ पढ़ाया था कि कंठ, तालु, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई थी। ये देखिए, ये हो गया आपका कंठ, ये क्या हो गया आपका? ये कंठ हो गया। कंठ से पहले क वर्ग निकल रहा है, फिर यहां पर तालु आया आपका, ठीक है, फिर कंठ च वर्ग निकला यहां से, क च, फिर च निकला, फिर आया आपका ट वर्ग, ठीक है, फिर निचले हिस्से में
फिर त वर्ग यानी दांत के हिस्से में, फिर प वर्ग यानी कि इस हिस्से में। क्रम अपना कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ऐसे। मुख से भी अगर हम देखें तो हमारा क्रम ऐसे चल रहा है। तो इसी को कहा गया है कि क्रमबद्ध रूप से ये है। ठीक है, क्रमबद्ध रूप से लिखे भी जाते हैं, जैसे बोले जाते हैं वैसे क्रमबद्ध रूप से लिखे भी जाते हैं। अगला हम देखते हैं, देवनागरी लिपि में हर वर्ण के लिए अलग चिन्ह है। हाँ ठीक है, जैसे छ है, छ जो लिखते हैं हम यहाँ पर छ वर्ण, तो हमारे पास छ के लिए अलग वर्ण है, छ के लिए अलग वर्ण है। लेकिन इंग्लिश में देखिए, अगर हमें च लिखना हो तो हम सी एच लिखेंगे, और अगर हमें छ लिखना हो तो हम सी एच एच लिख देंगे। ठीक है, उनके पास नहीं है शब्द ऐसे ही। तो ये हमारी वैज्ञानिकता है और विशेषता भी है। आगे हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, उसको सेम सेम हम ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर हमने च बोला है, चंदू बोला है, तो हम चा ऐसे ही लिखेंगे। चम्मच बोला है तो हम चा ऐसे ही लिखेंगे। अगर हमने चाचा बोला है तो हम चा ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में अगर आप देखें तो अंग्रेजी में क्या होता है कि जैसे आपको अगर यहां लिखा, पुट को छोड़ दीजिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे? एग। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप एग। इसका ध्वनि कैसा आ रहा है? ए का ध्वनि आ रहा है, एग। लेकिन अगर आप ई एल ई पी एच ये लिखा है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? एलिफेंट, सॉरी मेरे को ईगल लिखना था यहाँ पर, ईगल। ईगल लिखने के लिए हम लिखते तो यहां से शुरू करते हैं, लेकिन इसको हम ई पढ़ते हैं, ईगल। और ऐसे ही अन्य शब्द हैं जहां से हम एक स्पेलिंग शुरू कर रहे हैं हम ई से ही, लेकिन उसको यहां अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं हम उसको ए पढ़ते हैं, कहीं हम उसको ई पढ़ते हैं, ये बोला गया है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होने से समय स्थान बच जाता है। जैसे कि ये अम्ब्रेला लिखा हुआ है, तो अगर इसमें एक मात्रा ऊपर लिखी है, एक शब्द, ये अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है, अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है, नीचे भी रेफ लगी हुई है, तो ये हमारा देखो कितना स्थान घेर रहा, कम समय मिलेगा। और वही हमको ये अम्ब्रेला लिखना था, कितना टाइम हमको, अम्ब्रेला यू एम बी आर, कितना टाइम लग रहा है। ऐसे ही है, आगे आगे दिया गया है कि जैसे अगर हमने इंग्लिश में क्या है, पुट है, तो यहाँ पर जो यू है उसका स्थान बदलने पर उसका प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है। अब बीच में लिखा है तो इसको हम पुट पढ़ेंगे, लेकिन अगर यू आगे लग गया तो हम इसको अ में पढ़ते हैं। तो अगर रोमन में देखा जाए तो अगर ध्वनियों का, वर्ण का, अल्फाबेट्स का अगर स्थान बदलता है तो उनका उच्चारण बदल जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ माँ, अगर हिंदी में अगर कोई शब्द माँ से शुरू हो रहा है, जैसे मानसी, तो भी उसका उच्चारण माँ ही होगा। और अगर बीच में आ रहा है अमानत, तो भी उसका उच्चारण सेम वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट और लास्ट में हुआ था। अब आगे क्या देखते हैं, जैसे ये जो शब्द है प्र, क्ष, त्र, ज्ञ, ये शब्द व्यंजन लिखने से क्या होता है, समय की बचत होती है। जैसे अंग्रेजी में अगर हमको क्ष लिखना हो, क्षत्रिय वाला, तो हिंदी में तो हमें केवल एक ही वर्ण लिखना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखना पड़ेगा, के एस एच ए, यानी कि 4 वर्ण लिखने पड़ेंगे, और हिंदी में हमको केवल एक वर्ण लिखना पड़ेगा। अगली विशेषता क्या है कि विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसकी ध्वनि देवनागरी लिपि में ना हो। और मान लीजिए जो कुछ नहीं भी है तो उनका मानकीकरण हो रहा है, और उनसे मानकीकरण की प्रक्रिया से दूर कर रहा है। जैसे जो फारसी के कुछ शब्द होते हैं नुक्ते वाले, जैसे कि फक्र, गजल, है ना, हलक, इनमें जो ये शब्द आते हैं, इनके लिए भी मानकीकरण की प्रक्रिया से समस्या दूर की जा रही है। अब क्या है, देवनागरी लिपि में मात्रा व्यवस्था एक विशेष है, जिसमें से प्रत्येक ध्वनि की अपनी मात्रा है। जैसे अंग्रेजी में अगर हमको देवनागरी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, डी लिखेंगे,
वर्ण, फिर उसकी मात्रा, फिर वी, फिर एन, फिर उसकी मात्रा, फिर जी, फिर उसकी मात्रा, फिर आई, फिर उसकी मात्रा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। पर देवनागरी लिपि में ये हमारे द लिखा, एक वर्ण लिखा और मात्रा लगा दी। ठीक है। फिर ना लिखा, फिर एक मात्रा लगा दी, फिर र लिखा, एक मात्रा लगा दी। ऐसे करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हमारे लिए सरल भी होगा। लेकिन देवनागरी में, वो रोमन में ऐसा नहीं है। ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो देवनागरी लिपि को दोषपूर्ण साबित करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं इसकी संरचना जो क्या है वो जटिल है, लंबी वर्णमाला है, मुद्रण में इसमें कठिनाई होती है, और ये जो दोष दिए जा रहे हैं इनका निराकरण हो चुका है। पर फिर भी लोग कहते हैं कि जो ऐसा लिखा रहता है तो बच्चों को इसका बोध होता है, यानी कि र और व का। और अगर यहाँ ध लिखा है तो धा और घा में कंफ्यूजन होता है, और जैसे माँ लिखा है तो माँ में माँ और भा का कंफ्यूजन होता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ठीक है, और जो व्यंजन है इसमें कंफ्यूजन रहता है। और ई की मात्रा पहले लगती है लेकिन उच्चारण बाद में आता है। चारों ओर मात्रा लगती हैं जिससे क्या होता है, त्वरित लेखन में असुविधा होती है। और एक वर्ण के लिए एक से अधिक संकेतों का दोष है, जैसे र के लिए रचा ऐसा भी लिखते हैं, यहाँ भी राग की मात्रा के लिए ऐसा लिखते हैं, ये राग की मात्रा के लिए, ये तीन चार चीजें। तो कुछ चीजें हैं देवनागरी में जिनमें कुछ कमियां हैं, वो भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और वो हर लिपियों में होती है। आगे देखते हैं जो विशेष है कि देवनागरी टाइप सबसे पहले कहाँ बना था, यूरोप में बना था। कहाँ पर बना था, यूरोप में बना था। और चाइना इलस्ट्रेटा, इलस्ट्रेटा, ट्रेटा है ये, ट्रेटा देवनागरी प्रकाशित होने वाला प्रथम पुस्तक है। और चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक लिपि में ये जो टॉपिक्स आपके यहाँ पर आए हुए हैं, आई होप आपको इनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। एमपी टेट वर्ग 1 की जो आगामी परीक्षा है आपकी पात्रता की, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना पड़ेगा। और आपको यदि कोई और समस्या होती तो आप प्लीज़ हमसे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने